नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल विधानसभा विधायक क्षेत्र और मंत्री सतपाल महाराज ने चौबट्टा खाल में करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया। प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई मंत्री और विधायक सतपाल महाराज ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग और PMJSY योजना के तहत जितने भी लोगों के मुआवजे लंबित हैं उन सभी को शीघ्र ही भुगतान किया जाएगा। प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण विभाग और सिंचाई, संस्कृति और धर्म मंत्री विधायक सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल में 9,27,000 की लागत से सुकई के तहत पाइप लाइन के विस्तारीकरण की योजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा सतपाल महाराज ने 4,30,33,000 की लागत से जिवई बिरगड़ा मोटर मार्ग योजनाओं का शिलान्यास किया। उत्तराखंड में आने वाले 2022 महासंग्राम के लिए बीजेपी कांग्रेस ने अनौपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार ने पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं विपक्ष में सबसे मजबूत कही जाने वाली कांग्रेस पार्टी ने भी अनौपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। लेकिन इस सबके बीच सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर दोनों मुख्य पार्टियों ने अभी तक औपचारिक तौर पर सीएम का चेहरा घोषित क्यों नहीं किया। वहीं ऋषिकेश में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी। अपहरणकर्ता पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। बता दें कि टॉफी दिलाने के बहाने बच्चे को किडनैप किया गया था और 15 लाख की फिरौती की इसने मांग की थी और आखिरकार पुलिस के हत्थे ये अपहरणकर्ता चढ़ गया है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऋषिकेश पुलिस के हत्थे अपहरणकर्ता चढ़ा है जिसने एक युवक को यहां पे अपहरण किया था, आपको बता दें, और 15 लाख की फिरौती की यहां पर मांग की थी। तो ऋषिकेश पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपहरणकर्ता पुलिस के हत्थे यहां पर चढ़ गया है। वहीं जो स्थानीय लोग हैं वो पुलिस की जमकर यहां पर तारीफ भी कर रहे हैं। बता दें कि बच्चे का अपहरण उसने किया था और टॉफी दिलवाने के बहाने उसे किडनैप किया गया था। सीएम धामी से मिलने के लिए दूसरे दिन भी कार्यकर्ताओं और लोगों का जमावड़ा लगा रहा। मुख्यमंत्री ऊधम सिंह नगर के दौरे पर थे जिसके तहत सुबह पंतनगर गेस्ट हाउस में थे। धामी ने पहले वृक्षारोपण किया और उसके बाद साइकिल रैली में प्रतिभाग किया। वहीं सीएम धामी से मिलने के लिए कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखा गया और लोगों का काफी जमावड़ा भी देखा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ऊधम सिंह नगर के दौरे पर हैं जहां पर दूसरे दिन भी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा उनसे मिलने के लिए देखा गया है। आपको बता दें कि जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने वृक्षारोपण किया, उसके बाद साइकिल रैली में भी प्रतिभाग किया। वही कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश वहां पर देखा गया है। नवनियुक्त जो मुख्यमंत्री हैं ऊधम सिंह नगर यहाँ पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका स्वागत यहाँ पर किया है। वृक्षारोपण यहाँ पर उन्होंने किया है। पंतनगर के आज वो गेस्ट हाउस में रुके हुए और वहां पर भी कार्यकर्ताओं से जो मिलने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो दूसरे दिन भी जमावड़ा लोगों का पुष्कर सिंह धामी से मिलने के लिए लगा रहा। पुष्कर सिंह धामी ऊधम सिंह नगर पहुंचे थे, उसी के दौरे पर भी हैं और पहले दिन उन्होंने वहां पर वृक्षारोपण किया और उससे पहले कार्यकर्ताओं ने जमकर धामी मालाओं से स्वागत किया और साथ ही साथ उसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने साइकिल रैली में भी यहाँ पर प्रतिभाग किया है। जैसा कि आप तस्वीरों में यहाँ पर देख रहे हैं, नवनियुक्त जो सीएम है वो साइकिल पर सवार यहाँ पर होते दिखाई दे रहे हैं और आज भी लोगों का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है। कार्यकर्ता लगातार उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। आज वो पंतनगर के गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं और लगातार जो कह सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वहां पर काफी उत्साह भी उनमें देखा जा रहा है।
उत्तराखंड में होने वाले 2020 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अब मैनिफेस्टो को तैयार करने में जुट गई है। इस संबंध में पार्टी के द्वारा चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन भी किया गया है। वहीं समिति के संयोजक सूर्यकांत धस्माना ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बीजेपी के राज्य में हर वर्ग परेशान है। बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल अर्थव्यवस्था समेत कई विफलताओं से जनता परेशान है और यही वजह है कि जनता 2022 में बीजेपी। इस दौरान उन्होंने ये बताया कि वो जल्द मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष आज बातचीत के सदस्यों की बैठक आयोजित कर कार्यक्रमों की रूपरेखा को तैयार कर लेंगे। वहीं रुड़की में नगर निगम के सफाई कर्मी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत चल रही हड़ताल पर बैठे कर्मियों को मनाने के लिए मेयर गोयल के सकारात्मक प्रयास एक बार फिर विफल होते दिखाई पड़े हैं। मेयर गौरव गोयल कई पार्षदों के साथ धरने पर बैठे सफाई कर्मियों को हड़ताल समाप्त करने के लिए उनके पास पहुंचे और सभी को आश्वस्त किया कि आप सभी की समस्या उनकी अपनी समस्या है और इसके लिए तत्काल निराकरण के लिए उन्होंने और उनके संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा प्रदेश के शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत के समक्ष रखा गया है। कैबिनेट मंत्री द्वारा सकारात्मक जवाब मिला है, फिर भी मेयर गोयल जी द्वारा उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है और उनके संगठन और के पदाधिकारियों के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री से भी मिलने का समय लेकर इन मांगों को लेकर बातचीत की जाएगी। बाजपुर चीनी मिल राजनीति और मारपीट का अखाड़ा बनता जा रहा है। जहां चीनी मिल के नेता आए दिन कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं, वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद भी स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई करता नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बाजपुर चीनी मिल में कार्यरत सीजनल कर्मचारी निरंजन सिंह को ठेकेदार राजू पंडित के द्वारा आउटसोर्स पर काम करने के लिए बुलाया गया था, जहां ठेकेदार राजू पंडित ने निरंजन सिंह को ऑफिस में बैठने के लिए कहा। वहीं श्रमिक नेता वीरेंद्र सिंह अपने साथी उग्रसेन और शंभू के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां विजेंद्र सिंह ने निरंजन सिंह के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट शुरू कर दी। वहीं चीनी मिल परिसर में मारपीट होता देख सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंच गए, जहां सुरक्षा गार्डों ने दोनों पक्षों को बड़ी मशक्कत के बाद अलग किया। वहीं चीनी मिल के जीएम प्रकाश चंद्र ने बताया कि मारपीट का एक मामला संज्ञान में आया है, जिसकी जांच करवाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा के पर्व पर पूजा पाठ हरिद्वार के मठ मंदिरों में हुआ सूक्ष्म का कार्यक्रम। श्रद्धालुओं ने अपने गुरुओं की पूजा की। गुरु पूर्णिमा के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी भी कर लगाई। हर की पौड़ी पर काफी लोगों की भीड़ उमड़ी, लेकिन इस बीच कोरोना के नियमों की काफी धज्जियां उड़ती दिखाई दी है। जैसा कि आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं, किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम 24 घंटे अलर्ट पर है। प्रशासन ने निर्देश जारी किए कि भारी बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है, नदियां उफान पर हैं। साथ ही कहा कि लोग बेवजह नदी नालों की ओर ना जाएं। लेकिन हल्द्वानी के गोला बैराज में लोगों की आवाजाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। गौला नदी का जलस्तर अभी 2600 क्यूसेक के आसपास है। पहाड़ में हो रही लगातार बारिश के चलते गौला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे खतरा बना हुआ है। 2 दिन पहले ही गौला नदी में डूबने से गौजा जली के रहने वाले 2 सगे भाइयों की मौत हो गई थी, लेकिन लोग इस घटना से भी सबक नहीं ले रहे हैं। पेयजल और सिंचाई के लिए जितनी ज़रूरत है उतना हम पानी दे रहे हैं। अभी सारी नहरें चल रही हैं। अभी गौला पार में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ थोड़ा बंद कर रखा है अभी।
बाकी भी ठीक है। घूमने वाले लोगों के लिए हमने टीम तो लगाई है खैर, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा है, उन्हें कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमने जल पुलिस और हमारे कर्मचारी लगाए हैं जो लगातार चेतावनी दे रहे हैं उस बात की कि उनको दूर रखा जाए यहाँ से। सेंसिटिव इलाका है काफ़ी। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने चुनाव से कुछ समय पहले अपनी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बदल दिया है। पार्टी में उधम सिंह नगर से 2 चेहरे तिलक राज बेहड़ और भुवन कापड़ी को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आइए सुनते हैं तिलक राज बेहड़ से हमारे संवाददाता चेतन बत्रा ने बातचीत की। उत्तराखंड कांग्रेस ने फिर से अपनी एक नई कार्यकारिणी घोषित कर दी है, जिसमें उधम सिंह नगर के लिए एक अच्छी बात ये रही कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ जी हमारे साथ हैं। बेहड़ जी, पहले तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आपको प्रदेश कार्यकारिणी में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। किस तरह की रणनीति आप आगे देखते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में चुनाव भी हैं, तो अब कैसे आपकी नजर रहेगी कि आगे रूठों को मनाया जाएगा या क्या आगे कांग्रेस का जो आप जनाधार लगभग खत्म सा होता नजर आ रहा है उसको फिर से जगाएंगे, कैसे रहेगा सर? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक सवाल है कांग्रेस का, कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हम सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है काम करना। और मैं 2 बार मिनिस्टर रहा, 2 बार मिनिस्टर का स्टेटस रहा, 4 बार एमएलए रहा, और मुझे संगठन में काम करने का अनुभव है, कैसे पार्टी में काम किया जा सकता है। उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। और जो लोग भी हैं, चाहे रूठा हो चाहे ना रूठा हो, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। और निश्चित रूप से आप विश्वास मानिए कि 2022 में कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी। भट्ट साहब, एक चीज आप ये समझिए कि हमने जितना देखा है कि कांग्रेस समय रहते डिसीजन कई बार नहीं ले पाती है। इस बार भी यही हुआ है कि चुनाव का समय सर पे है, 4-6 महीने बाकी रह गए हैं। पिछली बार फरवरी में चुनाव थे और अभी भी जुलाई लगभग खत्म हो गया है। ऐसे में आखिरी टाइम पे पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी को बदल देना और एक नई जिम्मेदारी हर एक के सर पे डाल देना बहुत मुश्किल सा हो जाता है, बहुत कड़ा डिसीजन हो जाता है। तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, आपका ये कहना है कि लेट डिसीजन हुआ, मेरा ये कहना है कि छक्का मारा है कांग्रेस ने, चौका भी नहीं छक्का मारा है। इसलिए कि सारी कमेटियां तक बना दी हैं, चुनाव तक की, प्रचार कमेटी हो चाहे वो अन्य कमेटियां हो, जितनी भी होती हैं चुनाव से संबंधित, सारी की 10 कमेटियों का गठन कर दिया। मैनिफेस्टो तक की कमेटी बना दी है और कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर भी उन्होंने इसलिए मैसेज दिया कि हम सब वर्गों को सबको लेकर चलेंगे साथ में। खाली पूरा प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बदली है, खाली अध्यक्ष जी आए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष आए हैं, बाकी तो प्रदेश की कार्यकारिणी वही है जो काम कर रही है। तो सारे लोग ये तो बहुत समय पे डिसीजन लिया, अच्छा लिया है, बहुत पहले ले लिया है। और फिलहाल इसी के साथ देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।